तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में 10th केमिस्ट्री के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों का इस चैप्टर का मेटल और नॉन मेटल का 2 क्लास हो गया है। और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोले या आप बोले लुईस बिंदु संरचना, ठीक है ना, लुईस बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लुईस ने दिया था, तो इसे हम लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको लुईस के नाम से भी देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये बिंदु संरचना क्या है। यानी लुईस ने इलेक्ट्रॉन को डॉट ले दर्शाया था, इसे डॉट, ठीक है ना, डॉट ले, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस आधार पर यदि हम किसी भी परमाणु या यौगिक बोले उसका यदि हम संरचना करें तो उसे हम बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को कई तरीक़ा से दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के दर्शाने की अन्य जो विधि है कुछ इस तरह से भी दर्शाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम प्लस भी लिखते हैं, क्रॉस भी लिखते हैं, डॉट तो एक आपको बता ही थी, डॉट भी लिखते हैं। जैसे नंबरिंग से भी दर्शाते हैं 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। हम अभी सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं कौन सा, ये डॉट वाला। और एक और चीज़ जिसमें बॉन्ड बोला जाता है, वो अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड यानी बंधन, ठीक है ना। बॉन्ड होता है जैसे इस तरह का एक चिन्ह खींच दिया जाएगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक हम लाइन खींचेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब यदि कहीं पर आपका बंधन बनेगा ना, जैसे सहसंयोजक बंधन, तो उस जगह पर हम इसे बॉन्ड का उपयोग करेंगे। ये आगे अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में आ जाएगा, बंधन चैप्टर में आएगा, ठीक है ना, बंधन टॉपिक में, ठीक है। तो ये बॉन्ड होता है, इसे हम लोग समझेंगे आगे। अभी समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 1। तो मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 ही ना इलेक्ट्रॉन होगा। तो अंतिम इसका इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन को हम 1 किधर भी दिखा सकते हैं, इधर किधर भी दिखा सकते हैं 1, ठीक है ना। 9th क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए थे। किसी भी परमाणु का उसका बिंदु संरचना बनाए थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं सोडियम, Na। तो सोडियम में कितना होता है, 11। तो 2 8 1 यही ना होता है। अब इससे मतलब नहीं है, यदि हमें केवल बॉन्ड बनाना हो, बंधन बनाना हो, तो बंधन के आधार पर तो बस हमें इससे ही मतलब है, केवल 1 से मतलब है। लेकिन मैं आपको अभी बिंदु संरचना बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम इसकी संरचना बनाए तो लिखेंगे, बीच में हम इस तरह का सर्किल बनाते हैं। कितनी कक्षा है, 3 कक्षा है ना, तो हम 3 सर्किल को इस तरह क्रिएट कर लेते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका Na। ये पहली कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह 2 डॉट लेंगे। दूसरी कक्षा में, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी कक्षा। दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इधर दे देते हैं, 4, ठीक है ना। कभी कभी पगलाता है तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। और अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हालांकि जब 1 इलेक्ट्रॉन रहे ना कहीं पर भी, तो उसे क्रॉस ले दिखाना या प्लस ले दिखाना ज़्यादा उचित रहता है। इसलिए कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे ना Na प्लस, तो इसका मतलब समझिएगा कि Na जो होता है हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए यहाँ पर एक चार्ज दिया गया है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मतलब ये देने के कगार में है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे कि यदि आपको Cl माइनस दिखे तो मतलब ये 1 लेता है, इसलिए 1 माइनस है। कहीं कहीं पर आपको 2 माइनस 3 माइनस ऐसे देखने को मिल जाता है। जैसे मान बनेगा Ca 2 प्लस आपका इस तरह दिखा देगा, तो मतलब समझिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है ना, या लेने वाला है। जो भी Ca का 20 होता है, आप निकाल लीजिए कितना होगा उसका, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा है, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हम पढ़ने वाले वो है क्या, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं हाइड्रो H2 लिखते हैं, तो हम H2 लिखे तो इसका यदि हम संरचना बनाएंगे बिंदु संरचना, तो ये कैसे बनेगा। देखिए बताए हैं कि कोई भी तत्व जब अकेले रहता है तो तत्व कहलाता है। तो हमेशा प्रत्येक तत्व हमेशा यह चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अस्थायी हो जाए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह अस्थायी हो जाएगा। पहले हम बता चुके हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अस्थायी हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम चाहते हैं कि मेरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हीलियम के तो ऑटोमेटिक 2 है, और हाइड्रोजन भी चाहता है कि 2 हो जाए, क्योंकि यह एक्सेप्शन या अपवाद है कि 2 पर ही खुश रहते हैं, ठीक है ना। तो यदि किसी भी तत्व को
इलेक्ट्रॉन ना मिले या कोई अन्य तत्व ना मिले साझेदारी करने के लिए, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा तत्व मिल ही नहीं रहा है साझेदारी करने को, तो क्या करता है ये वायुमंडल में खुद से एक बंधन क्रिएट कर लेता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बंधन क्रिएट कर लेगा, ठीक है ना, और बनाएगा H2 जो एक यौगिक के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन को हम कभी भी लिखते हैं H2 नो, H2 क्यों, कभी भी हम H नहीं लिखते हैं, यदि हमें लिखना हो गैस के रूप में तो हम H नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं H2, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बंध बनाता है, वो खाली नहीं रहेगा, किसी न किसी से तो बंध बनाएगा, जब कोई नहीं मिलेगा तो खुद से बंध बनाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बंध बनाकर H2 बन जाता है, ठीक है ना। अब यही जो है ये मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में कोई जैसे कार्बन आ गया, यहाँ पर कार्बन मिल गया, तो हाइड्रोजन H2 जो है ना ये अपन बंड को आपस में जो H के बीच में ये बंड, इसको हम बंड बोलेंगे, अभी आपको पता है ना, इसको हम बंड कहते हैं। बंड का मतलब ना यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ठीक है ना। साझेदारी अभी हम बताएंगे आपको रासायनिक बंधन टॉपिक में कि साझेदारी क्या होता है, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल देखकर बताएंगे कि ताकि समझ में आ जाएगा, वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर जो आपस में ये बंधन बनाए हैं ना, ये बंधन टूट जाएगा, ठीक है ना, और टूट कर ये किससे बंधन बनाएंगे, कार्बन से बंधन बना लेंगे, दोनों को मिल रहा है कार्बन, हो गया दोनों बंधन बना लेगा। अभी भी कार्बन के पास में दो बॉन्ड बचा हुआ है, कोई दूसरा बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बंधन होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग समझेंगे डिटेल्स में, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बस थोड़ा सा चर्चा किए हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बस इसी बंधन को हम डॉट ले लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं H बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसे। ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आगे रासायनिक बंधन में अभी तुरंत आएगा। तो मान लेते हैं इसी को हम यदि लुईस बिंदु से दर्शाए, लुईस बिंदु से कैसे होगा, हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया लुईस बिंदु से दर्शा दिए हम लोग, बन गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझा हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन के, इस हाइड्रोजन का दो गिना जाएगा भाई, इस हाइड्रोजन का भी दो गिना जाएगा, इसी को तो कहते हैं लुईस बिंदु संरचना, ठीक है ना। आया समझ में, ये अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है ना। ये जो हम बनाए ये संरचना है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये अपने अंतिम, जब भी यौगिक बनेगा तो वो अपने अंतिम इलेक्ट्रॉनों की साझा करेगा, ठीक है ना। जैसे एक और देखते हैं, जैसे ये तो बन गया ना, हाइड्रोजन का एक, इधर हाइड्रोजन का एक, दोनों ने साझा कर लिया, इसका बंधन बनकर तैयार हो गया। एक और देखते हैं Cl2, Cl क्या है, क्लोरीन है ना, Cl क्या है, क्लोरीन है। तो Cl जब क्लोरीन है तो Cl का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। Cl का कितना होता है, 17 होता है ना, तो 2 8 7 होता है। बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये जो है केवल 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मतलब कितना की साझेदारी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 7 है लेकिन एक, तो हम केवल अंतिम सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाते हैं, दिखाते हैं, पीछे का इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमें, अंतिम सेल वाले से मतलब है अभी हमें। तो Cl का हम लिखेंगे यहाँ पर Cl का 7 लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि एक ही साझेदारी करेगा, कैसे कि एक की जरूरत है, एक मिलेगा तो 8 हो जाएगा ना, तो एक की साझेदारी करेगा, तो हम एक को एक आगे रख देते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को हम रख देते हैं आगे, और पीछे कितने इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, ठीक है ना, 2 4 6, ठीक है ना, हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को हम आगे रखे, 6 हो गया ना, इसके साथ 2 4 6, अंतिम सेल वाले सभी इलेक्ट्रॉन को दिखाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी तरह एक और क्लोरीन है ना, यहाँ पर Cl2 है, तो सेम एक और क्लोरीन लेंगे Cl, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आगे रहेगा, 2 4 6, इसका भी 7 हो गया ना, और दोनों आपस में ही बंध बनाएगा, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, ये आपका बन गया लुईस बिंदु संरचना, ठीक है ना, Cl, ठीक है ना। आया समझ में, Cl, इस तरह ये यौगिक का निर्माण करते हैं। आया समझ में। इसी चीज़ को यदि हमें शॉर्ट में बनाना हो तो, यदि बॉन्ड में बनाना हो तो, बॉन्ड नहीं बताए हैं, बॉन्ड में बनाना हो तो इतना नहीं दिखाना है, बॉन्ड में आसान है, हालांकि सबसे ज़्यादा यही होगा, आगे चलकर हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं, बॉन्ड वाले। इसमें आपको घेरने की जरूरत है ना, इसमें कुछ नहीं जरूरत है, हो गया बॉन्ड में बन गया, इसका भी बॉन्ड यदि बनाएंगे तो Cl हो बन गया बॉन्ड इसका, ठीक है ना। बॉन्ड में जो साझेदारी हो रही है उसी को दिखाया जाता है, ये बाकी सबको दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन डॉट में दिखाना पड़ेगा। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं। एक और देखते हैं, जैसे N2, नाइट्रोजन N2 लेते हैं, ठीक है ना,
अब यदि N2 लेंगे तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, तो 2 5, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है ना, 2 5। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने की जरूरत है इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। N2 है ये, मैंने कोई और मिल गया तो ठीक है, कोई और मिल गया, कोई मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो खुद में मस्त रहेंगे। ठीक है, वही बात है यहाँ पर कि N है तो लो N का 3, इसको कितना चाहिए 3 चाहिए ना, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को हम आगे रखते हैं, 3 चाहिए इसको, 2 बचा और इधर ये वाला 2 नहीं लिखे हैं, 5 में से 3 इधर 2 इधर, अंतिम सेल के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाना है, पता है ना। ठीक है बिल्कुल, इधर जब आप लोग सीख जाइएगा तो मास्टर बन जाइएगा इसका। ठीक है ना, इधर 3 और इधर कितना है 2 है। ठीक है, ये साझेदारी करेगा ये इससे, ओहो, और ये वाला इससे साझेदारी करेगा। ठीक है ना, तो इसका भी हो जाएगा N का 3 3 6 2 8, और इसका भी हो जाएगा 3 3 6 2 बन गया। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना। अब इसमें भी एक और चीज़ देखते हैं, क्या होता है कि कोई तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है तो वह धनायन कहलाता है, और कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह क्या कहलाता है ऋणायन कहलाता है। एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। इसी आधार पर क्या बनता है आयन बनते हैं। तो आयन कैसे बनेंगे, आयनों का बनना, आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम को ले लिए तो सोडियम जो है, अभी हम बनाए सोडियम का, इधर सोडियम के पास कितने हैं 1 है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन ले लेते हैं, सोडियम क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का 1, इसमें भी 1 है, Cl17 है ना, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, मतलब ये दोनों की जोड़ी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है ना, कि सोडियम 1 देगा, क्लोरीन 1 लेगा, कोई भी हो, ये जो सोडियम का 1 ले लेगा उसके साथ सोडियम की जोड़ी बन जाएगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है, क्योंकि इसको 7 है, इसके पास में 1 अधिक है, ये 1 दे देगा इसको, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 8, दोनों अस्थायी। ठीक है ना, निष्क्रिय हो जाएगा। सोडियम के बारे में बता दें, सबसे पावरफुल है। यदि खुले वायुमंडल में इसको छोड़ेंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, इसमें आग पकड़ लेता है यदि खुले वायुमंडल में छोड़े तो। लेकिन नमक के अंदर भी सोडियम होता है, उसमें आग नहीं पकड़ता है। कारण इसका यह है कि सोडियम का यही जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हैं इसको कि सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो जब इसे हम खुले वायुमंडल में छोड़ते हैं तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से डिस्चार्ज करने के चक्कर में रहता है कि जल्दी से हम डिस्चार्ज करते हैं, दे दे किसी को, जल्दी हटाए, हम अस्थायी हो जाए। और जब यदि इसको क्लोरीन ना मिले उस वक्त, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसको देने लगता है, ऑक्सीजन को देने लगता है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। ठीक है ना, इसका 8 होता है, 2 6 है ना, कितना चाहिए 8 होने के लिए 2 चाहिए। मतलब यहाँ पर इसकी संभावना कैसे बनती है, Na और O। Na 1 देता है लेकिन ये 2 लेगा, कितना लेगा 2, आइए 1 देगा, ये 2 लेगा, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं ना है। 1 ले लेगा तो 1 किससे लेगा, इसको चाहिए जो 2 दे। तो ऑक्सीजन कहता है सोडियम से कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, अभी कहता है कि नहीं हम 1 ही दे सकते हैं, 1 से अधिक आती है तो क्या हो जाए, बिखार हो जाए, बजनू। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसी केस में ये ज़बरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देने लगता है तो ये इसको जलाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम की सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ इसकी वाइफ जो है क्लोरीन है। ठीक है ना, क्योंकि सोडियम 1 देता है, क्लोरीन चुपचाप 1 लेता है। ठीक है ना, और दोनों मिल जाते हैं तो NaCl बन जाता है। ठीक है ना, यानी सोडियम के पास क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरह समझा है, तो सोडियम के पास Na+ एक चार्ज रहता है। ठीक है ना, और इसके पास 1 अधिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये बनते हैं Na+ इलेक्ट्रॉन मिलकर Na+ बनते हैं, छोटे से सी है। ठीक है ना,
और इसके पास क्लोरीन के पास में Cl एक माइनस चार्ज इसको चाहिए, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस रहता है इसमें, ठीक है ना, तो Cl माइनस बनता है। और दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो Na देता है, Cl लेता है, NaCl बन जाता है, जो कि निष्क्रिय हो जाता है। दोनों अस्थाई है, सोडियम भी अस्थाई है, क्लोरीन भी अस्थाई है। अब इसको किसी से मतलब नहीं है और यही कारण है कि नमक के अंदर आग नहीं लगती, ठीक है ना। दोनों के 8 है, दोनों अस्थाई, किसी से मतलब नहीं। NaCl आपका नमक का ही सूत्र है, ठीक है ना, ये अस्थाई बन जाता है। ऐसा समझे? तो इस तरह आयन बनते हैं, समझे। अब धनायन के कुछ गुण भी है, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए धनायन की विशेषता और ऋणायन की विशेषता। अब धन आयन ऋण आयन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इससे विशेषता को भी समझते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। पहला विशेषता कि किसी भी धन आयन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये तो होगा ही कि जो भी धन आयन बनेगा उसमें मूल परमाणु, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम का हम एग्जाम्पल लिए, सोडियम 11 है, तो इसका जो होता है 2 8 1 होगा ना। परमाणु की संख्या कितनी है इसमें? 11 है ना। परमाणु की संख्या की बात करें हम यहाँ पर, तो परमाणुओं की संख्या इसकी हम लिखेंगे 11, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 11, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये धनायन की क्रिया कराए, धनायन में क्या होता है, एक आयन अपना दे देगा, मतलब ये अपना एक आयन ट्रांसफर करेगा, दे देगा, हला नहीं, तो उस समय इसमें हो जाएगा धनायन। यदि एक आयन दे दिया तो 2 8, यही ना होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 8 1, ये तो परमाणु की संख्या उतना ही रहेगा। लेकिन जब एक आयन दे देगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 8, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसके मूल परमाणु जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है ना। बस यही चीज़ तो लिखे हैं कि किसी भी धनायन अपने मूल परमाणु से कम रहते हैं। तो धनायन मतलब क्या? हमेशा देगा, और जब वो दे देगा तो उसमें परमाणु की संख्या कम होगी ना। एक देगा तो एक परमाणु की संख्या कम होगी, तो हमेशा कम ही ना होगा, बेसी तो होगा नहीं कभी भी। लेकिन यही बात यदि हम ऋण आयन में करें तो ऋण आयन में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 2 8 7, होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन इस समय इसके बीच कितना है? 17 है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 17। लेकिन जब ये एक आयन लेगा सोडियम का, तो उस समय में इसके परमाणु तो 2 8 7 वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 2 8 8, मतलब कितना हो जाएगा? ये 18, ठीक है ना, 18 हो जाएगा। ऐसा समझे कि नहीं? अर्थात धनायन जो है, जब धन आयन देता है तो उसके परमाणु की संख्या में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। परमाणु उतना ही रहेगा, 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसमें जो परमाणु से अधिक होते हैं, परमाणु इसमें कितना है? 17 है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। तो हमने पढ़ा कि धनायन में जब धनायन की क्रिया होती है तो धनायन में परमाणु की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, जबकि ऋणायन में बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिए, ठीक है ना। और इस आधार पर एक और बात हम कह सकते हैं कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है ना, तो उस समय कोई भी हो ऋणायन उस समय वो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के बराबर होता है। उत्कृष्ट गैस कल के क्लास में पढ़ाए थे ना, उत्कृष्ट गैस हीलियम नियॉन बताए थे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन बताया था ना, 6 उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना। रेडॉन एक और है, रेडॉन। तो कभी भी यदि धनायन या ऋणायन की क्रिया होगी तो धनायन भी, ध्यान दीजिए, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस, यहाँ पर लिखे हैं, धनायन अपने निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। इसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं एग्जाम्पल में के लिखे हैं ना, K19 के हम यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो 2 8 8 1 होगा ना, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना। जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो कौन, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा इसका? 2 8 8 बचा ना। अब 2 8 8 किसका होता है? तो आर्गन का होता है 18 का, 8 8 16 2 20, आर्गन का ये है ना, 8 16 2 18, आर्गन का 18 होता है। तो
2 8 8 ये उत्कृष्ट गैस है ना आर्गन। इसके बाद हम कक्षा पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ये उत्कृष्ट गैस है। मतलब जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उत्कृष्ट गैस के सदृश हो जाएगा, समझना, सदृश माने बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन भी जब अपना ऋणायन भी अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लिए, ठीक है ना, डायरेक्टली सोडियम और क्लोरीन को लेकर पूछ देता है, सोडियम पर आयन, सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन में अंतर लिखे, ठीक है ना, ये भी पूछ देता है। बस इसी आधार पर सेट करेंगे हम लोग। सोडियम का 17 है ना, कितना है 2 8 7 है ना, लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका कितना हो जाएगा 2 8 8। जब ऋणायन की क्रिया कर लेगा तो कितना हो जाएगा 2 8 8 होगा ना। अब 2 8 8 किसका है, तो आर्गन का 18 का 2 8 8 होता है। तो ये मतलब क्लोरीन जो है आर्गन के निकटतम हो गया, आया ना समझ में। तो ये यानी हमने 4 नंबर भी देख लिए। दूसरा चीज, धनायन पर हमेशा धन होता है। भाई तो सबको पता होगा कि धन आयन है तो पर चार्ज के कौन सा होगा धन, धन आयन पर धन। प्लस पर कौन सा होता है, प्लस ही ना होता है, प्लस पर माइनस थोड़ी नहीं होगा। उसी तरह माइनस पर ऋण आवेश होता है। तो धन पर ये के अंतर आप लोग ये भी याद रखिएगा कि धन आयन पर धन आवेश, ऋण आयन पर ऋण आवेश। उसी तरह यदि आपसे सोडियम और क्लोरीन पर पूछे तो सोडियम पर धन आवेश रहता है, क्लोरीन पर ऋण आवेश रहता है। लिख देना है, करना का है, नाम तो रखना है, उसमें सेम यही रहेगा, अंतर भी सेम इसी तरह लिखा जाएगा। बस वहाँ पर सोडियम क्लोरीन नाम जोड़ देना है बस, यदि पूछा जाए तो। परमाणु के धनायन में परिवर्तन हो जाने पर, यदि परमाणु जब धनायन में परिवर्तित होता है तो उसके परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब ध्यान रखना, परमाणु की परमाणु संख्या कितना है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है ना, लेकिन जब वो 1 देगा तो उसके परमाणु संख्या कितना होगा 10 होगा। मतलब अब 10 इसमें हम खोजेंगे कि सोडियम के 10 किधर है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वह जब अपने धनायन की क्रिया कर ले तो उस समय वो उसके परमाणु संख्या अपरिवर्तित हो जाते हैं, माने उससे हम लोग काउंट में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अपने बातम कक्षा के आधार पर था। उसी तरह ऋणायन भी, ऋणायन में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लो क्लोरीन का 17 है लेकिन वह 1 लेगा तो कितना होगा 18 हो जाएगा। अब 18 हम आर्गन के कहेंगे कि क्लोरीन के कहेंगे, इसलिए उसको अपरिवर्तित रखा गया है, इसके परमाणु के ऋणायन को भी धनायन को भी, ठीक है ना। धनायन का जो आकार होता है उसके मूल आकार से छोटा होता है, और छोटा तो होगा ही ना, 11 है 10 हो गया तो छोटा होगा। तो धनायन का आकार उसके मूल आकार से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना, लेकिन ऋणायन का हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब क्लोरीन का 17 है 18 हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। अगला बात करें, धातु परमाणु से धनायन बनाते हैं, धातु जो है परमाणु लेकर धनायन बनाते हैं, लेकिन ऋणायन की बात करें हम तो ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, इसका अलग होता है, ठीक है ना। ये जो है धातु से धनायन बनाते हैं, लेकिन ये जो है मतलब सीधी बात है कि देखो हम बताएं कि 1 2 3 जिसके बाद हम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वो धातु कहलाते हैं। तो बस धातु के अंदर ही नो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी, और धातु के अंदर तो है नहीं, हमेशा धातु ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना। अर्थात हम कहते हैं कि धातु परमाणु से धनायन बनाते हैं, लेकिन ऋणायन के गुण क्या है कि अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्लोरीन है तो क्लोरीन का हमारा 17 है, लेकिन जब ये ऋणायन करेगा तो क्लोरीन का हो जाएगा 18 तो आर्गन का होता है ना। अब आर्गन में एक उत्कृष्ट गैस है तो क्लोरीन तो उत्कृष्ट के जैसा काम करेगा ना। हाँ, तो इससे इन क्लोरीन के गुण से बिल्कुल इसका गुण जो ऋणायन लिया तो अलग हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। इस आधार पर धनायन और ऋणायन पर हम लोग अंतर लिख सकते हैं। अब एक और टॉपिक है उसे भी देख लेते हैं। कल हम लोग रासायनिक बंधन शुरू करेंगे। विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, तो जब कोई तत्व अपना धनायन देता है, ध्यान रखना कि जब कोई तत्व अपना धनायन देता है तो उस समय वह विद्युत धनात्मक कहलाता है। लेकिन जब कोई तत्व अपना ऋणायन लेता है तो उस समय वह विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जब कोई तत्व धनायन देगा तो विद्युत धनात्मक, और वही यदि कोई तत्व ऋणायन लेगा तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में से आप लोग देख लीजिएगा, कल के क्लास में हम लोगों का चालू होगा रासायनिक बंधन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। कल से हम लोग रासायनिक बंधन में चलेंगे, इतना आप लोग देख लीजिए।